गुड मॉर्निंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका जो नया एग्जाम है मध्यस्थता सुलह एवं माध्यस्थम का, उसकी आपकी ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उसकी आज आपकी ये फर्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की पृष्ठभूमि क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जितनी भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसकी तो परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले तो परिचय में यही है कि माध्यस्थ एवं सुलह अतीत की काफी प्राचीन प्रथा से निकलकर आया है। यानी ये प्रथा मुख्य रूप से चौपालों से निकलकर आई है, जहां पर प्रथा के रूप में लगातार पंच परमेश्वर जैसी व्यवस्थाएं थी। न्यायाधीश सर रॉबर्ट रेमंड का भी कथन है। उन्होंने ये कहा है कि ये दो पक्षों के पारस्परिक सहमति से निपटारे का एक तरीका है। ठीक है, एक सुलभ तरीका उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इसमें जो भी चयनित व्यक्ति होता है वो एक निर्णायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये पंचायतों के रूप में वह 5 व्यक्तियों के समूह के रूप में उभर कर आया। ये 5 व्यक्ति किसी भी गांव विशेष के हो सकते थे। ठीक है, जो लोगों लोगों के एक तरह से विश्वास करने योग्य, विश्वास पात्र लोग हुआ करते थे, जिनको चुन चुन करके इस तरह के निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, 5 लोगों की व्यवस्था की जाती थी जो आगे चल के मध्यस्थम के रूप में एक परिणित हो गए या बदल गए। ये बंगाल, चेन्नई, मुंबई इस तरह के स्थानों पर सर्वप्रथम इस प्रकार की जो प्रचलन थे वो मुख्य रूप से इनके नियम विनिमय देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, अब इस चीज के प्रावधान आपके सीआरपीसी और 1859 की जो थी उसमें, और अधिनियम 1800 जो 1899 का आया था, इसमें प्रथम बार मध्यस्थम जो थे, मध्यस्थम उनके प्रावधान किए गए थे। उनके किस तरह से नियुक्ति करेंगे या क्या इनके कार्य रहेंगे उसके संदर्भ में। ठीक है, अब 1940 का जो अधिनियम आया था उसमें काफी कमियां देखने को मिली थी, जिसके चलते एक नया अधिनियम 1996 को लाया गया, जिसे माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के नाम से जानते हैं, 1996 का। ठीक है, तो ये तो मोटा तौर पर आपके एक तरह से परिचय रह गया। अब परिचय के बाद सेकंड पॉइंट है वो देख लेते हैं हम, पुराना जो अधिनियम था उसकी क्या कमियां क्या थी, उन कमियों को हम डिस्कस कर लेते हैं पुराने अधिनियम की। तो सबसे पहले इसमें कमी ये थी कि माध्यस्थम करार मौखिक भी हो सकता था। इस प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए थे कि माध्यस्थम करार जो होता है वो मौखिक भी हो सकता था। दूसरा पॉइंट है, मौखिक सुनवाई का कोई विशेष प्रावधान भी इसमें नहीं था। अब ये प्रावधान तो कर दिया था कि मौखिक हो सकता है, लेकिन विशेष प्रावधान की इसमें व्यवस्था सुनवाई की नहीं की गई थी, मौखिक सुनवाई की। ठीक है, भाषा भाषा से संबंधित इसमें विशेष प्रावधानों का अभाव था कि यानी भाषा किस प्रकार की हुई, कैसी भाषा का उपयोग करेंगे, क्या इसकी औपचारिक भाषा हो सकती हैं, तो उसके संबंध में भी प्रावधानों का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, करार की जो परिभाषा थी वो भी अस्पष्ट व अपूर्ण थी। करार के संबंध में ही भाषा अस्पष्ट व अपूर्ण थी। अगला पॉइंट है, सुलह के बारे में कोई प्रावधान नहीं थे, यानी सुलह के विशेष प्रावधान इसमें देखने को नहीं मिलते थे। अगला पॉइंट है, सुलह को संविधिक अथवा संविधिक मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, यानी सुलह जो थी उसको संविधिक रूप से मान्यता प्रदान करने के इसमें अभाव देखने को मिलते थे, उसको प्रदान नहीं की गई थी। अगला है पंचाट संबंधी। पंचाट यानी जो मध्यस्थम पंचाट था उसको दाखिल कर न्यायालय से डिक्री जरूरी थी, यानी जब भी उसको दाखिल किया जाता था तो न्यायालय द्वारा एक डिग्री पारित करना आवश्यक था। ठीक है, न्यायालय द्वारा डिग्री एक आदेश रूप से जो होता है, आदेश के संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, न्यायालय द्वारा मध्यस्थम पंचाट को संशोधित किया जा सकता था। इसमें यह भी था, जब मध्यस्थम के जरिए किसी विवाद पर पंचाट प्रस्तुत किया जाता था, जो सभी निर्णयों के संदर्भ में उसको देख करके वो प्रस्तुत करते थे, तो उसमें न्यायालय अपने हिसाब से उसको संशोधित कर सकता था। इसको ऐसे प्रावधान इसमें किए गए थे। अगला था, पंचाट की लिपिकीय या गणितीय भूल का सुधार केवल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता था, यानी पंचायत में कोई भी लिपिकीय या गणितीय सुधार की भूल हो सकती है, हो गई हो तो उसका सुधार का अधिकार केवल न्यायालय का ही था। ये कमियों में हम देख रहे हैं इसको। अगला है, पंचाट को उसी न्यायालय में दाखिल किया जा सकता था जहां उसको सुनने की अधिकारता हुआ करती थी। अन्य जहां पर सुनने की अधिकारता नहीं थी उस न्यायालय में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। ऐसे प्रावधान थे इसमें। पंचाट को अन्य आधारों पर अवैध घोषित किया जा सकता था, यानी इसमें ऐसे ही प्रावधान देखने को मिलते थे जिसमें ये मुख्य बातें प्रावधान की गई थी कि पंचाट को अन्य आधार पर भी निरस्त किया जा सकता है या एक तरह से अमान्य घोषित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, विदेशी पंचाट के संबंध में कोई विशेष प्रावधान इसमें देखने को नहीं मिलते थे।
अगला है न्यायालय द्वारा ही मध्यस्थ प्राधिकारी जो होता था उसको वापस लेने का अधिकार था। यानी जो भी प्राधिकारी नियुक्त किया जाता था उसको वापस लेने का अधिकार न्यायालय को ही होता था। न्यायालय के आदेश पर दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का प्रावधान नहीं था इसमें। यानी मध्यस्थम के संदर्भ में अगर कोई मध्यस्थम चाहे किसी व्यक्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करना न्यायालय के जरिए, तो इस प्रकार के इसमें प्रावधान नहीं थे, आदेश देने के प्रावधान इसमें नहीं थे। न्यायालय की अधिकारता विस्तृत प्रावधान, यानी न्यायालय की अधिकारता का इसमें काफी विस्तृत प्रावधान देखने को मिलते थे। यानी अधिकारता न्यायालय की इसमें ज्यादा देखने को मिलती थी। अधिनियम में निर्णायक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। यानी जो निर्णायक जो होता था उसकी नियुक्ति का पूरा पूरा सही तरीके से इसमें प्रावधान नहीं दिया गया था। अगला पॉइंट है मध्यस्थम को अंतरिम आदेश पारित करने का भी अधिकार नहीं था। जो मध्यस्थम होते थे उनको जो अंतरिम आदेश था, ठीक है, अंतरिम जो आदेश होता है उसको पारित करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यस्थम का स्थान पक्षकारों के करार द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता था। यानी केवल पक्षकार के करार द्वारा ही कर सकते हैं, अन्य प्रक्रिया इसमें देखने को नहीं मिलती थी। अब ये जो नया आपका अधिनियम लाया गया 1996 में, उसके उद्देश्य क्या थे, उनके उद्देश्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता तथा सुलह को सम्मिलित करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक मध्यस्थता तथा सुलह को इसमें सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया था। ये इसके उद्देश्यों में शामिल था। दूसरा यह है प्रक्रिया अविलंब, त्वरित एवं न्याय संगत जैसे इसमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। यानी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो अविलंब हो, त्वरित हो और न्याय संगत हो। थर्ड पॉइंट इसमें माध्यस्थम पंचाट के आधार पर दिया जाना। यानी माध्यस्थम जब पंचाट तैयार हो जाता था उसके आधार पर निर्णय दिए जाने के इसमें प्रावधान किए गए थे, ताकि अब लोगों को, अब इसके संदर्भ में अगर देंगे ताकि लोगों को निष्पक्ष एवं एक स्वतंत्र भाव से देखा जाए कि ये निर्णय निष्पक्ष एवं स्वतंत्र भाव से दिया गया है, तो उसके आधार पर भी माध्यस्थम दिया जा सकता था पंचाट के आधार पर। अगला है पंचाट, माध्यस्थम पंचाट को डिक्री का स्वरूप भी प्रदान करने के इसमें उद्देश्य देखने को मिलते थे। ठीक है। अगला है माध्यस्थम अधिकरण की सीमा एवं अधिकारता सुनिश्चित करने के इसमें उद्देश्य देखने को मिले। अगला है न्यायालयों की पर्यवेक्षीय सुपरवाइजरी जो भूमिका थी उसको तय करने के इसमें उद्देश्य देखने को मिलते थे। ठीक है, ये इनके उद्देश्यों में है। अगला है सुलह के वैकल्पिक उपायों को प्रोत्साहन करने के इसमें उद्देश्य देखने को मिले। यानी सुलह के संदर्भ में जो भी इसके वैकल्पिक प्रावधान है उसको देखने के इसमें उद्देश्यों के संदर्भ में इसको रखा गया। अगला पॉइंट है सुलह को भी माध्यस्थम पंचाट की तरह मान्यता प्रदान की गई। यानी सुलह जो था उसको जो पिछले पुराने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था सही तरीके से, तो इसमें क्या है माध्यस्थम पंचाट की तरह इसको मान्यता प्रदान किए जाने के उद्देश्य थे। अगला है विदेशी पंचाट। विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए उपबंध इसमें देखने को मिलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट अपना कमियों को दूर करने के प्रयास। अब क्या प्रयास किए गए थे इन कमियों को दूर करने के लिए नए अधिनियम के अंतर्गत? अब उन प्रयासों को देख लेते हैं। उद्देश्यों के साथ मुख्य रूप से प्रयास क्या हुए थे, प्रयास क्या किए गए थे उनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट अपना मौखिक माध्यस्थम करार को लिखित होना आवश्यक माना गया। सबसे पहले है कि जो मौखिक माध्यस्थम करार है उसको लिखित होना आवश्यक कर दिया। अगला पॉइंट है पंचाट को उसी न्यायालय में दाखिल की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया था। यानी पंचाट जो है आधिकारिक जो न्यायालय हुआ था स्थानीय जो जिस न्यायालय में उसकी अधिकारता होती थी उसी न्यायालय में पेश करने की जो बाध्यता थी उस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट है आपका माध्यस्थम करार की पूर्ण एवं स्पष्ट भाषा इसमें देखने को हमें मिलती है। यानी माध्यस्थम की जो पुराने अधिनियम में करार की भाषा थी वो पूर्ण एवं अस्पष्ट, पूर्ण नहीं थी और अस्पष्ट थी, तो यहाँ पर पूर्ण एवं स्पष्ट देखने को हमें मिलती है। अगला पॉइंट है न्यायालय द्वारा माध्यस्थम को विवाद सौंपने के अनुरोध तब तक कोई मामला लंबित हो। यानी न्यायालय द्वारा माध्यस्थम को अगर जो माध्यस्थम है उसके मामले में उसको सौंपने के जो अनुदेश थे तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक उसमें कोई लंबित वाद ना हो। यानी लंबित वाद हो तो न्यायालय द्वारा माध्यस्थम को सौंपने के अनुरोध भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि पुराने वाले में केवल जो आपके पक्षकार थे पक्षकार द्वारा ही नियुक्ति संभव थी, माध्यस्थम के पक्षकार करार द्वारा। ठीक है। अगला है निर्णायक नियुक्ति व्यवस्था की समाप्ति की गई।
यानी जो निर्णायक जो था उसकी नियुक्ति की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। जरूरी नहीं था कि किसी निर्णायक की नियुक्ति की जाए मध्यस्थम के अंतर्गत। अगला पॉइंट है अपना, मध्यस्थम प्राधिकार को वापस लेने का अधिकार पक्षकारों को दे दिया गया। यानी जो पराधिकारी नियुक्त होता था, प्राधिकार जो था मध्यस्थम अधिकार, उसको सॉरी यहाँ जो मध्यस्थम में जो प्राधिकार की नियुक्ति होती है उसको वापस लेने का अधिकार भी पक्षकारों को दे दिया गया है। अगर पक्षकार चाहें तो जो मध्यस्थम के प्राधिकार है उसको वापस ले सकते हैं। अगला है, मध्यस्थम को अंतरिम आदेश देने की अधिकारता प्रदान कर दी गई। ये प्रयासों में देखे जाते हैं तो मध्यस्थम जो है उसको अंतरिम आदेश प्रदान करने की अधिकारता भी प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मध्यस्थम के स्थान परिवर्तन की शक्तियां अधिकरण को, यानी मध्यस्थम के स्थान परिवर्तन की शक्तियां अधिकरण को यहाँ पर प्रदान कर दी गई। अगर मध्यस्थम में किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन करना है, किसी प्रकार की कोई भी संशोधन टाइप में करना है, तो वो सबकी शक्तियां अधिकरण को दे दी गई। भाषा के समुचित प्रावधान किए गए। ठीक है, भाषा जो थी उसमें अस्पष्ट थी पहले, तो उसके समुचित प्रावधान इसमें किए गए। अगला है, मौखिक सुनवाई की व्यवस्था इसमें कर दी गई, जबकि वहां पर मौखिक सुनवाई की कार्रवाई की व्यवस्था नहीं थी पुराने अधिनियम के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम को स्थान दिया गया। अगला है, सुलह को वैकल्पिक उपायों के लिए प्रोत्साहन दिया गया। यानी सुलह को भी एक वैकल्पिक उपायों के संदर्भ में रखा गया अपने विवादों को निपटारे के लिए। पंचाट, जो मध्यस्थम पंचाट को डिग्री के समान मान्यता प्रदान कर दी गई। यानी मध्यस्थम पंचाट डिग्री के समान कार्य करने की मान्यता प्रदान कर दी गई। अगला है, मध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के मुख्य आधार भी इसमें बताए गए कि मध्यस्थम पंचाट जो है कब अपास्त किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अपना, विदेशी पंचाट के प्रवर्तन संबंधी इसमें प्रावधान किए गए थे। समुचित प्रावधान इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी आपकी आज की फर्स्ट वीडियो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करें। ठीक है, ऐसी वीडियो अगर आप कनेक्ट रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।